स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हमारे क्लास में चल भी रहा था, हमने स्टार्ट कर दिया था ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम इस जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम समझते हैं कि जो सेंटेंस है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या कह रहा है। तो फंडामेंटल जो वर्ड्स है इसका मीन्स होता है बेस, ऐसा बेस जिससे हम किसी भी चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो ये जो आपका वर्ड है इसका मतलब ही होता है क्या, बेस, यानी कि बेसिक चीज़ें जिसपे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं या उसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूनिट। यूनिट जो होता है, सबसे पहली बात जो यूनिट होता है ये एक सिंगल चीज़ को डिनोट करता है। दूसरी बात ये कि यूनिट हमेशा खुद में कंप्लीट होता है। जो यूनिट होता है फर्स्ट, सबसे पहले तो ये एक सिंगल चीज़ को डिनोट करता है, और दूसरी बात ये हमेशा ये खुद में कंप्लीट होता है, खुद में कंप्लीटनेस शो करता है। और तीसरी बात ये कि ये जो यूनिट होता है हमेशा बड़ी चीज़ों का छोटा पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा बेस जिस पे हम किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हाउस है, ठीक है, ये हाउस का जो फॉर्मेशन हुआ है किससे हुआ, इसका कोई ना कोई बेस है, यानी कि बुनियादी, जिसे हम कहते हैं बुनियाद, जिस पे हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये फंडामेंटल जो है इम्पोर्टेंट को दर्शाता है कि कोई भी बेस है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम आगे किसी भी चीज़ को डेवलप ही नहीं कर सकते हैं, बना ही नहीं सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि चलिए हम बर्गर ले लेते हैं। आप लोग बर्गर खाते भी हैं, हम जानते हैं। बर्गर ले लेते हैं, तो बर्गर को जब भी हम बनाते हैं तो बर्गर एक बेस है, उस पर बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे ऑनियन, पोटैटो का जो बना होता है, फिर टोमेटो एंड सॉस वगैरह डालते हैं। लेकिन अगर हम आपको डालते किस पर हैं, जो ब्रेड होता है उस बर्गर का बेस होता है। अगर हम आपको ब्रेड ही ना दें, बाकी सारे वेजिटेबल्स हम आपको दे दें, तो क्या बर्गर आप बना पाएंगे? नहीं। यानी कि जो बर्गर है वो क्या है, बेस है, जिसपे हम सारी चीज़ों पे, सारी जो भी वेजिटेबल्स हैं हम उसको रख रहे हैं और उसको बना रहे हैं। तो जैसे बर्गर एक बेस है, वैसे एक फंडामेंटल जो वर्ड्स है ये बेस है, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट को भी हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पर्ल है, पर्ल नेकलेस जो गले में हम लोग पहनते हैं, नेकलेस जिसे हम कहते हैं। अब उस नेकलेस को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, उसको हम क्या करें, ब्रेक कर दें, उसको उस पर्ल को, जिस पर्ल से वो नेकलेस पूरा बना है, उस पर्ल को हम अलग अलग कर दें। जो अलग अलग पर्ल होगा वो क्या होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो पर्ल है वो अधूरा है। अगर हम उसको कलेक्ट कर देते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम नेकलेस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको अलग भी कर दे रहे हैं उस नेकलेस से, तो भी वो क्या है, खुद में कंप्लीट है। ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा बेस जिससे हमारा लाइफ बना है, जो हमारा क्या, हमारा लाइफ का यूनिट है। बात ये हम कह रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो अब ये बात जो हम कह रहे हैं, तभी से हम पढ़ रहे हैं, जब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम कह किसको रहे हैं, वो क्या है जिसे हम कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या है वो जिसे हम कह रहे हैं कि वो क्या है, एक बेस है हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, वो है सेल। ठीक है, वो क्या है, सेल। एक्चुअली जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सेल है। सेल को ही हम कह रहे हैं क्या, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल जो होता है, या हम उसे फंडामेंटल को तो हमने बोल दिया बेसिक, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल ना कहकर हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल होता है हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल डिस्कवरी। अब हमको तो इतना पता चल गया कि जो सेल होता है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि या सेल ही जो क्या है हमारे जीवन को बनाता है, या हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सेल से ही बना है। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिए थे, एक बहुत बड़ा हाउस है, ठीक है, तो हाउस का अगर हम यूनिट की बात करें, जो इतना बड़ा हाउस है, इतना जो हम देख रहे हैं उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट क्या होगा, ब्रिक्स होगा। ठीक है,
छोटे छोटे जो ब्रिक्स हैं, और जो ब्रिक्स है ना वो भी अपने स्ट्रक्चर में, अपने शेप में क्या है, कंप्लीट है। जैसे अभी हमने बात किया नेकलेस का, तो जो नेकलेस का जो पर्ल है, जिससे नेकलेस बना है, वो पर्ल क्या है, खुद में कंप्लीट है। हम उसे नहीं कह सकते कि वो अधूरा है, वो खुद में अपने शेप में, अपने साइज में क्या है, कंप्लीटनेस, कंप्लीट है। वैसे ही सेल है, सेल जो है वो क्या है, हमारे लाइफ का यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, हाउस है। अगर हम एक बहुत बड़े हाउस को लेते हैं, तो ये हाउस ऑब्वियसली किससे मिलकर बना होगा, रूम से मिलकर बना होगा, ठीक है, रूम से मिलकर बना। और ये जो रूम है, ये बहुत सारे जो रूम है किससे मिलकर बने होंगे, वाल से मिलकर बने होंगे। और ये बहुत सारे जो वाल्स हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, ब्रिक्स से मिलकर बने होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिक्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। सिमिलरली वैसे हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे इतना बड़ा जो हाउस है एक छोटे से ईंट से मिलकर बना है, जो कि उसका फंडामेंटल यूनिट है, वैसे ही हमारा जो लाइफ है, हमारा क्या यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबका लाइफ जो है सेल से मिलकर बना है। इसीलिए हम कहते हैं सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेल डिस्कवरी। हमें इतना पता चल गया कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये किसने हमें बताया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले किसने देखा था, ये जो टॉपिक है आपका सेल डिस्कवरी। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वैसे, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था और हमें बताया था कि जो सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट एक है रॉबर्ट हुक, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है। 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। कैसे देखा था, ये क्या किए थे, कॉर्क लिए थे। कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री। जो कॉर्क होता है वो ट्री का जो बार्क होता है, जो पेड़ का छाल आप लोग देखे होंगे, उसका कॉर्क लिया था इन्होंने। कॉर्क अभी तो आप लोग देखे नहीं, कॉर्क अभी जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो जो लैब होता है ना, लैब में जितने भी केमिकल्स रखे होते हैं, जो बॉटल होता है, उसमें केमिकल जो रखे होते हैं, उनका जो कैप होता है उसी कॉर्क का बना होता है। कॉर्क बहुत लाइट होता है, तो उन्होंने कॉर्क को सबसे पहले देखा था। कब देखा था, 1665 में देखा था। और उन्होंने ये बताया था, और हम आपसे एक और चीज़ बता दें आपके जानकारी के लिए कि 1665, सोचिए आज से कितनी पहले की बात है ये। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। तो तब जब माइक्रोस्कोप था बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क को देखा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप को लिया और जो कॉर्क था, जो कि बार्क का ट्री था, उन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में रखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, जो कि स्ट्रक्चर कैसे था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखा। और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। तो उन्होंने वो ये कहे, ये जो स्ट्रक्चर था हेक्सागोनल टाइप था। उन्होंने इस स्ट्रक्चर का कंपेयर किसी दूसरे स्ट्रक्चर से किया। वो स्ट्रक्चर क्या था, वो क्या चीज था, वो था हनीकॉम्ब। क्या था, हनीकॉम्ब था। उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को देखा, उस स्ट्रक्चर का कंपेयर उन्होंने किसी दूसरे स्ट्रक्चर से देखा, और स्ट्रक्चर किसका कैसा था, हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। उन्होंने उसी के जैसे देखा कॉर्क। जब कॉर्क में उन्होंने कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें उस माइक्रोस्कोप में ये देखा कि ऐसा स्ट्रक्चर हमने पहले कहीं भी देखा है, हमने इसके पहले भी ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखा है। और वो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा था, हनीकॉम्ब के जैसे। हनीकॉम्ब का जो हनीकॉम्ब होता है आप लोग देखे भी होंगे और देख भी सकते हैं, हमारे गांव में ट्री वगैरह पे ट्री वगैरह जो है उस पर लगा रहता है। तो उन्होंने उसमें कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर को देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे स्ट्रक्चर इसके पहले भी हमने कहीं देखा है, जो कैसा मिलता, किसके सिमिलर था, हनीकॉम्ब के जैसे दिख रहा था। उन्होंने उसमें एक रूम लाइक स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने इस टाइप का
उसमें स्ट्रक्चर देखा जो कैसा था, रूम लाइक था, एक सिंगल रूम के लाइक स्ट्रक्चर था, जैसे एक एम्प्टी रूम जैसे दिखता है वैसे था। उन्होंने एक कंपार्टमेंट को क्या कह दिया, उन्होंने एक कंपार्टमेंट को कहा सेलुला, उन्होंने नाम दे दिया सेलुला। नाउ टर्म इज द सेल, ठीक है। उन्होंने जिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को देखा था उन्होंने सेलुला कह दिया, अभी जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। उन्होंने बस देखा था। और हम आपको ये बता दें कि जो सेल उन्होंने देखा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। जब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम टिश्यू पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो ये बार्क होता है ये डेड टिश्यू होता है। तो अभी आप इतना समझिए कि जो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वो डेड सेल था। नेक्स्ट उनके बाद आया एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक आए 1674 में। रॉबर्ट हुक ने कब देखा था, 1665 में, और एंटोनी लीवेनहॉक जो थे 1674 में देखा था। इन्होंने किस तरह का सेल देखा था, इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। ये पॉन्ड वाटर में जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको देखा था जो कि लिविंग सेल था। और हम आपसे बता दें कि एंटोनी लीवेनहॉक इज आल्सो डिस्क्राइब द ह्यूमन स्पर्म सेल एंड आरबीसी सेल्स एंड प्रोटोजोन्स। इन्होंने ह्यूमन स्पर्म सेल्स को भी इन्होंने ही देखा था। नेक्स्ट उसके बाद आया एमजे सेल। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। कब देखा था उन्होंने, 1665 में। वो क्या था जिसमें इन्होंने देखा था, कॉर्क था जो कि था बार्क ऑफ ट्री। और उन्होंने उसमें देखा कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर देखा जो एक दूसरे स्ट्रक्चर से मिलता था, जो हनीकॉम्ब जिसे हम कहते हैं। उन्होंने उस स्ट्रक्चर में कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर देखा, रूम लाइक स्ट्रक्चर देखा। उस रूम लाइक एक कंपार्टमेंट को उन्हें कह दिया सेलुला, जो कि अभी हम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये तो रॉबर्ट हुक थे। फिर उनके बाद एंटोनी लीवेनहॉक आए 1674 में। उन्होंने लिविंग सेल को देखा जो कि प्रोटोजोन था, और उसके साथ ही इन्होंने ह्यूमन स्पर्म सेल को भी देखा था, और कुछ प्रोटोजोन्स और आरबीसी जो सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी में, उन्होंने उसको एनिमल बॉडी में उन्होंने उसको देखा था। एमजे सिल्डन आए 1838 में। उसके बाद टी सॉन आए, जो एमजे सिल्डन थे, चूंकि ये बॉटनिस्ट थे, ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे, तो ऑब्वियसली ये किस पे किए होंगे, एक्सपेरिमेंट अपना प्लांट पे किए होंगे। तो इन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि प्लांट इज द मेड अप ऑफ द सेल। ये 1674 में आए। ये जर्मनी के रहने वाले थे और एक बॉटनिस्ट थे, इसलिए बॉटनिस्ट होने के नाते इन्होंने प्लांट का एक्सपेरिमेंट अपना किया। उसके बाद आए टी सॉन, जिनका पूरा नाम थियोडोर सॉन है, 1839 में। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे, तो जूलॉजिस्ट होने के नाते इन्होंने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया अपना, और इन्होंने ये हमें बताया कि एनिमल इज द मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एमजे सिल्डन ने प्लांट पे उन्होंने डिस्कवरी किया, तो उन्होंने बताया कि प्लांट इज द मेड अप ऑफ सेल। और टी सॉन ने क्या बताया 1839 में, इन्होंने ये कहा कि एनिमल भी क्या सेल के बने होते हैं। तो इन दोनों का स्टेटमेंट आया, तो क्या हमें मिला, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ द सेल। इन्होंने क्या कहा, all animal and plants are made up of cell। उसके बाद वर्काउ आया, रुडोल्फ वर्काउ, साइंटिस्ट एक थे 1855। इन्होंने कुछ नहीं कहा, एक्चुअली ये थोड़ा बहुत कम बोलते थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस एक ही बात कहा। इन्होंने बस एक ही बात कहा, क्या कहा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बस एक ही सेंटेंस ही कहा, और एक ही सेंटेंस में ये क्या हो गया, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतना फेमस हो गया, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ऑल लिविंग सेल्स आर एराइजेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो रुडोल्फ वर्काउ थे, जो कि 1855 में हमें ये बताए थे, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब कि ऑल लिविंग सेल्स आर एराइजेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी तो हमें ये पता चल गया था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमको ये भी पता चल गया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। अब ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल इन्होंने ये कहा, रुडोल्फ वर्काउ जो थे, इन्होंने 1855 में अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि ऑल लिविंग सेल्स आर एराइजेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल तो हमें पता चल गया क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन ये अब प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में हम समझेंगे। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पहले से ही इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि कोई भी सिर्फ स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। ये जो सेल है वो पहले से एग्जिस्ट करता है और उसी पुराने वाले सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। मान लीजिए कि हम आपको कोई प्लांट दिए, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। अगर हम आपको कोई प्लांट दें, हमने ये कहा कि इसका प्लांटेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? उसका दो मेथड, या तो आप सीड्स को ले जाकर लगा देंगे, या दूसरा मेथड इसका ये है कि प्लांट के किसी भी पार्ट का, लाइक एनी टाइप ऑफ ब्रांच, स्टिम, उसके स्टिम को कट करेंगे और हम क्या करेंगे? प्लांटेशन कर देंगे, तो उससे एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्लांट है, प्लांट के किसी भी पार्ट को, किसी भी ब्रांच को हमने काटा, उसको किसी दूसरी जगह लगा दिया, फिर एक न्यू प्लांट बन गया। लेकिन अगर बात करें सीड्स की, तो सीड्स क्या था? सीड्स तो नया, आपको ऐसा लग रहा है नया है, लेकिन नहीं, जो सीड्स है ना वो भी किसी पहले प्लांट से ही आया है। ऐसा कोई प्लांट होगा जिसको हम लगाए होंगे, उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद उसमें सीड्स आएंगे और वही सीड्स हम क्या किए हैं? प्लांट कर दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से वो अपने मदर सेल से आते हैं। यही कहा था रुडोल्फ बर्कहाउस 1855, इन्होंने यही कहा था कि ऑल लिविंग सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हमें क्या मिला? सेल थ्योरी मिला। इन तीनों साइंटिस्ट जो हैं, एमजे सिंटन, टीसन और बर्कहाउस, उन तीनों के स्टेटमेंट के बाद हमें एक थ्योरी मिला जिसे हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, जिसे सेल थ्योरी के नाम से हम जाते हैं। सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, या ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड एक और स्टेटमेंट इनका था कि ऑल लिविंग सेल्स आर एराइजेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया जिसमें ये कहा था कि हमारे अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक बात तो कहा था, ये तो हमें बात पता चला कि जो सेल होता है फंडामेंटल, हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन जब इनके एक्सपेरिमेंट हुए तो उन्होंने अपने सेल थ्योरी में ये कहा कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो सेल होता है हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट होता है। अब इसे हम एक और सेंटेंस में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको हम बता दें कि सेल है, उससे हमें स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं फंक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, यानी कि सेल्स का फंक्शन हो रहा है। सेल का जब फंक्शन हो रहा है तो हम क्या, हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहा है। और सेल हमें क्या बनाता है? हमें स्ट्रक्चर। सेल की वजह से तो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे दो हैंड, दो लेग, हमारा हेड, ये क्या हमें स्ट्रक्चर देता है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, हमारे जीवन का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है 8 में भी आपको ये पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया भी है कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है, ये हम 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच द मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, लाइक प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, while the multicellular organism are those organisms in which the made up of the many cells। ठीक है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। जैसे जितने भी हायर एनिमल्स हैं, जितने भी हायर प्लांट्स हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं इजीली, ये सारे मल्टीसेलुलर। हालांकि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी जो डेवलप होता है वो सिंगल सेल्स ही हुआ होता है। जैसे कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म, जो जाइगोट होता है उसी से फॉर्मेशन होता है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। लेकिन वो डिवाइड करके खुद को मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करके वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, बस एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेल से मिलकर बना है मल्टीसेलुलर, बस एक सेल से मिलकर बना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें सेल्स के शेप का, तो देखिए जो भी सेल्स होते हैं बॉडी में, या जो भी एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में, सबका
सेल्स आपस में वेरी करता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए ये आपका है, किसी का सिलेंड्रिकल होता है, किसी का स्फेरिकल होता है, किसी का ब्रांच होता है, तो शेप आपस में वेरी करते हैं जो सेल के शेप होते हैं। ये देखिए ये ओवम आपका है, ये क्या स्फेरिकल है, ये आरबीसी के सेल्स हैं। ये देखिए फैट सेल है, ये देखिए डब्ल्यूबीसी है, ये ह्यूमन स्पर्म सेल है, और ये क्या है, देखिए ब्रांच है, बोन सेल है, बोन सेल। ये देखिए बहुत सारे इसमें ब्रांच टाइप इसमें लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, बोन सेल है। यानी कि जो भी एनिमल बॉडी होता है उनके जो सेल्स होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं, वेरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी ओवम है, या देखिए दिख भी रहा है कि सारे सेल्स क्या है, सबका स्ट्रक्चर क्या है, सबका शेप अलग है। अगर हम बात करें सेल के साइज का, देखिए जो भी सेल्स होता है, वैसे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी तो सिंगल सेल से उसका डेवलप हुआ, तो जो भी सेल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है। अगर उसका मेजरमेंट अगर हमको करना हो तो हम किस में करेंगे, माइक्रोन, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉन, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मेजरमेंट का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, माइन्यूट होता है, जिससे हम चाहे वो मल्टी सेलुलर, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलप मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बनता है। तो जो भी सेल्स होता है उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सिंगल सेल से उसका डेवलपमेंट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है। नेक्स्ट आपका सेल्स, देखिए फिर बात आता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल का, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल जब कोई भी क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल, तो उसमें ह्यूमन का नाम नहीं दिया है, किसी इंडिविजुअल मेल नहीं बोल रहा है, ना किसी इंडिविजुअल फीमेल का नाम दे रहा है, यानी कि पूरे यूनिवर्स का बात कर रहा है। तो अगर आए कि स्मॉलेस्ट सेल, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। सबसे इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, यहाँ देखिए लिख रहे हैं बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट सेल इस यूनिवर्स का बैक्टीरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसको एक और नाम से जानते हैं PPL। इसका पूरा नाम होता है प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसा बैक्टीरिया जो न्यूमोनिया डिजीज जो होता है वो कॉज करता है, प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है।